ओपन माइंड गुरुजी चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज के क्लास में इसके पहले जो हमारी सीरीज चल रही थी न्यूमेरिकल की इलेक्ट्रिशियन के स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट आईटीआई फर्स्ट ईयर में है उनके लिए, या तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल का। तो सभी चैप्टर के हम न्यूमेरिकल कवर कर रहे हैं। किसमें से जो आईटीआई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए निम्मी ने एमसीक्यू का पीडीएफ प्रोवाइड किया, एमसीक्यू का पूरा बंच प्रोवाइड किया, उसमें जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है थ्योरेटिकल अगर आपको देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, तो प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। बट ये क्लास स्पेशली उसी में से हमने न्यूमेरिकल बाहर निकाले और पूरा न्यूमेरिकल का हम प्रैक्टिस करा रहे ताकि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं अच्छे से उनके लिए मतलब आसानी हो। इसलिए वो जब थ्योरी का क्लास किए तब बीच में हमने न्यूमेरिकल नहीं पढ़ाए थे, उसको स्किप किए। तो अब वही न्यूमेरिकल हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल रहेंगे वो दो लैंग्वेज में रहेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश में, और ये आज का न्यूमेरिकल का दूसरा क्लास है। बाकी के आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अगर आपको आईटीआई की फ्री में मॉक टेस्ट देना है प्रैक्टिस के लिए तो उसका लिंक, आईटीआई के लिए फ्री सीबीटी जो टेस्ट है मॉक टेस्ट, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए। साथ साथ आपको जो निम्मी ने पीडीएफ प्रोवाइड की है उसको अगर आपको डाउनलोड करना है, वो जो 3 लैंग्वेज में, हिंदी, मराठी और इंग्लिश, तीनों लैंग्वेज में, तो उसका भी लिंक हमने है ना डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वहाँ से आप डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करेंगे तो अब उस पेज पे आप मतलब रिडायरेक्ट हो जाएंगे, तो वहाँ से आप डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको हमारे साथ सोशल मीडिया पे जुड़ना है तो ये सोशल मीडिया का हमारा आईडी है रोशन ताजने फॉर यू। तो आप अगर इच्छा है आपकी तो आप जुड़ सकते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या कर देना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई इस तरह का नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलने होना, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। तो ये आज का आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए ये दूसरा क्लास है। इसके पहले कुछ न्यूमेरिकल हमारे कवर हो चुके हैं। तो उसके पहले थोड़ा सा एक नोटिफिकेशन है कि अगर आप अगर कॉम्पिटिटिव की तैयारी करना चाहते हो या तो कर रहे हो और आपको इलेक्ट्रिशियन फुल्ली पढ़ना है, पूरा थियोरेटिकल मतलब बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ना है, तो हमने कोर्स डिजाइन किया है विद्युत ब्रह्मास्त्र करके। पूरा इलेक्ट्रिशियन का मास्टर कोर्स है जो हिंदी और इंग्लिश में कंबाइन। तो उसका अगर डिटेल आपको जानना है तो इस ऐप में आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है आज का, इसके पहले ऑलरेडी कुछ न्यूमेरिकल कवर कर दिए हमने, ठीक है। तो ये 12 नंबर का है, ठीक है। तो नंबर का टेंशन नहीं, क्यों तो बीच बीच में नंबर चेंजेस रहेंगे, क्यों तो थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं ले रहे हम, सिर्फ न्यूमेरिकल ले रहे हैं। थियोरेटिकल ऑलरेडी हमने पढ़ा चुका है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन देखेंगे आज का, मतलब अभी आगे आगे चैप्टर बढ़ते जाएंगे हमारे। तो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर बाय कलर कोडिंग मेथड, ठीक है। यानी रंग कुटी विधि के द्वारा आपको प्रतिरोध का मान बताना है। तो इस तरह का क्वेश्चन है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मतलब कंपलसरी लगभग आ जाता है। और आपकी जब सीबीटी रहेंगी आईटीआई की, उसमें तो सवाल ही नहीं हो, पीडीएफ के तो बाहर का तो आता नहीं, ठीक है। तो इसलिए आपको कलर कोड पता होना, तो ये इसका आंसर सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो कलर बैंड है देखेंगे आप 1, 2, 3 और 4 कलर बैंड है। कितने? 4। तो जब 4 कलर बैंड रहेंगे तो ये आखिरी हमारा टॉलरेंस होता है। आखिरी क्या होता है? टॉलरेंस, जिसका मतलब वेरिएशन वाला वैल्यू होता है, वो प्लस माइनस में होता है, आपको पता है, ठीक है। अगर 3 बैंड है तो हमारा टॉलरेंस रहेगा नहीं, बट यहाँ पे 4 बैंड है तो जनरली क्वेश्चन 4 बैंड का ही होता है। तो आपको समझ लेना है जो चौथा बैंड है लास्ट, वो वाला आपका होता है टॉलरेंस। तो आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने पे बिल्कुल आसान है। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको ये टेबल पता होना, कौन सा? जो कलर कोड है रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो ये कलर कोड अभी याद रखने का तरीका है, आपने सीख भी लिए होंगे। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे होता है बी रॉय, ROY, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइब, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है इसका शॉर्टकट, इस तरह से आप याद कर सकते हो। मतलब बी रॉय किसी का नाम है, वो ग्रेट ब्रिटेन का है और उसकी वेरी गुड वाइब अच्छी है उनकी, वेरी गुड है। तो इस तरह से आप कलर को ध्यान में रख सकते हो। और ध्यान में रखना जो भी अप साइड में रहेगा वो डार्क कलर रहेगा। जब तक आपको ये कलर कोड पता नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ध्यान में रखना कि ये डिजिट वाला नंबर है, मतलब 0 से स्टार्ट होता है और 9 तक है। उसके बाद ये मल्टीप्लायर और ये क्या हमारा टॉलरेंस, ठीक है। अगर 3 बैंड होते, ध्यान में रखिए, अगर 3 बैंड है, ठीक है,
यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 3 अगर बैंड है तो 3 बैंड वाला अगर होता है तो उसमें टॉलरेंस नहीं रहेगा। अगर 4 बैंड वाला है तो उसमें क्या होता है, टॉलरेंस होता है। यानी कि 2 क्या रहेंगे, मतलब 4 अगर डिजिट है आपके पास तो ये 2 रहेंगे आपके डिजिट रहेंगे, और ये तीसरा वाला हमारा मल्टीप्लायर रहेगा, और चौथा वाला क्या रहेगा हमारा टॉलरेंस। कब, जब अगर 4 देखे तो। अभी ये वाले क्वेश्चन में देखेंगे कि क्वेश्चन में देखेंगे आप, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को है ना कलर कोड देखिए। पहला है रेड, ठीक है, ये रेड बराबर दिख नहीं रहा है बट हमने कलर कर दिया। रेड है, उसके बाद ब्लू है, उसके बाद ऑरेंज है, और उसके बाद क्या है, सिल्वर है। तो ये चौथा वाला जो होता है वो टॉलरेंस होता है। तो ये टेबल में टॉलरेंस क्या होता है, देखो सिल्वर और गोल्ड का देखिए, तो सिल्वर गोल्ड का होता है 5% और सिल्वर का होता है 10%। तो उसमें सिल्वर कलर है, यानी कि ये टॉलरेंस कितना हो गया, 10%। तो बिना ज्यादा देरी किए या तो बिना ज्यादा कैलकुलेशन किए आप ऐसे भी इसका आंसर डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो अगर पॉसिबल है तो। देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पे सिल्वर के लिए कितना है, 10% है। तो आप फट से ढूंढ सकते हैं कि 10% वाले 2 ऑप्शन है, मतलब आप बोल सकते हैं कि ए और डी तो कभी हो ही नहीं सकता। कभी कभी एक ही होता है तो बाकी सोचना नहीं होता, आप फट से टिक भी लगा सकते हो, ठीक है। तो अभी कलर की बात करेंगे तो पहला रेड है, दूसरा ब्लू और तीसरा ऑरेंज है। तो पहले 2 क्या होते हैं, मल्टीप्लायर होते हैं अगर 4 है तो। देखेंगे तो पहला कौन सा है, रेड है, तो रेड का पहला है तो ये हो गया हमारा 2। कितने नंबर पे, रेड 2 नंबर पे। उसके बाद ब्लू है, ब्लू कितने नंबर पे, 6 नंबर पे, तो ये हो गया 6। तो ये दोनों क्या लेना है, डिजिट लेना है जब 4 आपके कलर बैंड है, मतलब डायग्राम में अगर 4 पट्टियां दिखती है आपको तब की बात। उसके बाद जो तीसरा होता है वो मल्टीप्लायर होता है, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी कहेंगे। तो ये ऑरेंज देखिए, ऑरेंज के लिए कितना है, ऑरेंज नंबर पे 3 0 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको 3 0 से। और जो भी आपका चौथा वाला बैंड है सिल्वर है, कितना है, 10% है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 10% हो जाएगा। अब इसको देखो 26 इंटू 1000 करके, कितना है, 26 इंटू 1000 करके। तो अभी कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में इस तरह से भी देखे होता है, ये प्लस माइनस 10% है, ठीक है। कभी कभी इस तरह से भी देखा होता है, बट यहाँ पे देखेंगे तो अब 26 तो मिल गया आपको, बट ये 10⁻3। और आपको अगर पता होगा 1 के ऊपर 3 0, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 10⁻3, यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, 26 इंटू 10⁻3 प्लस माइनस 10%। तो ये क्या रहेगा हमारा आंसर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हो। आगे में और आपको न्यूमेरिकल दिखेंगे, तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा हमारा, बी रहेगा, ठीक है। अभी देखो और एक बार आपको याद दिला देते हैं कि ये फटाफट टिक करके आगे चलने वाला क्लास नहीं, ये इसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, और मतलब जो पढ़ना चाहते हैं एक्चुअल में उनके लिए ये क्लास है। पहले भी हमने इसके पहले के क्लास में बताया कि जो 100 में से 10 बच्चे छूटे हैं ना, वो 10 बच्चों के लिए क्लास है। 90 बच्चों के लिए हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के जिसमें फटाफट हम क्वेश्चन कवर किए, ठीक है। आगे में उसके बाद का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। यानी कि हमें अननोन यानी कि एक पता नहीं है रेजिस्टेंस, उसका वैल्यू निकालना है। एक वेस्टर्न ब्रिज देखे, क्या देखे, वेस्टर्न ब्रिज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अहम टॉपिक है। तो यहाँ पे नेटवर्क, अभी देखो यहाँ नेटवर्क देखिए, यहाँ पे PAB लिखा है 500, अभी 100 वॉट नहीं, यहाँ पे ओहम होना है, यहाँ पे वॉट लिखा है, ठीक है, वो क्वेश्चन में करेक्शन है। और उसके बाद QBC जो भी वैल्यू है 300 है, ये 15 है, बैलेंस कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट। और ये वेस्टर्न ब्रिज है, हिंदी में भी देखेंगे तो वेस्टर्न ब्रिज है, और ये संतुलित है, संतुलित है, तो हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं और आसान तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये वेस्टर्न ब्रिज है, तो उन्होंने कहा है कि अज्ञात प्रतिरोध जो RDC पे लगा गया था, अभी आपको दिखेगा नहीं शायद ये क्या है, RDC है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें लगा है। तो सिंपल सी बिल्कुल बात है। अभी बाकी की वैल्यू देखे तो अभी आपको यहाँ पे डायग्राम क्लियर नहीं है तो हम थोड़ा सा बता देते हैं। ये P है, ये Q है, ये वाला हमारा R है, और ये वाला हमारा S है। तो अब अगर हम वैल्यू देखते हो आप, तो वैल्यू में अगर देखते हो तो देखेंगे तो देखो ये PAB यानी कि P का वैल्यू समझिए 500 है, मतलब इसका वैल्यू कितना है, 500 है। उसके बाद Q का वैल्यू देखेंगे, Q का वैल्यू 300, तो ये हो गया 300। उसके बाद यस का वैल्यू देखेंगे तो यस मतलब इधर है हमारा, ठीक है। तो यस का वैल्यू कितना है, 15 है। यस का वैल्यू कितना है, 15 है, इसको इधर लिख देते, ठीक है। यस का वैल्यू कितना है, 15 है, ठीक है। तो यस भी हो गया, PQR पता चले, आर का हमें पता नहीं तो उसको क्वेश्चन मार्क लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आंसर देके फाइंड करना, तो इसको सॉल्व करना बड़ा सिंपल है। आप अभी यहाँ पे एक्चुअली एक फार्मूला होता है, बट फार्मूला याद नहीं रखना है, हम लॉजिक बता दें आपको। जहाँ पे ये 2 टर्मिनल कनेक्ट है ना, जहाँ पे ये दो टर्मिनल कनेक्ट है, वो दोनों टर्मिनल को अभी ऐसे क्रॉस कर देना और समझ लेना है कि ये डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म और ये डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि अभी देखेंगे आप, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है P और यहाँ पे क्या लिखा है, यस लिखा है। तो यहाँ पे लिखते वक्त इसका फार्मूला क्या है याद नहीं करना है, सिंपल तरीका, जहाँ पे टर्मिनल कनेक्ट है दोनों को क्रॉस कर दो, यानी कि जोड़ दो मन के मन में, डायग्राम में जोड़ने की जरूरत नहीं है। और समझ लेना ऊपर वाले पार्ट ऊपर रखना है, नीचे वाले पार्ट नीचे रखना है। आपके बुक में या तो आप कोई भी फार्मूला पढ़े हो जो हम बताते हो ध्यान में रखिए। देखिए तो ये यहाँ पे क्या है हमारा P है, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर P,
ये लिख दिए P डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या है यस है तो नीचे में यस इक्वल्स टू, इस साइड का देखेंगे तो यहाँ पे क्या है Q लिखा है तो ये हो गया Q, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या लिखा है R लिखा है तो ये हो गया R। कुछ नहीं करना है, सिंपल इसमें वैल्यू पुट करना है और ये R का वैल्यू हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखिए P का वैल्यू कितना देखे, P का वैल्यू हमें 500 देखे तो यहाँ पे 500 पुट कर देते, देखो ये हो गया 500 डिवाइडेड बाय, यस का वैल्यू कितना देखे, यस का वैल्यू 15 देखे तो ये हो गया 15, ठीक है, इक्वल्स टू क्यू का वैल्यू कितना देखे, देखो क्यू का QBC देखे तो टेंशन नहीं लेना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। PQ का वैल्यू कितना देखे 300 तो यहाँ पे लिख देंगे 300, और डिवाइडेड बाय R जो पता नहीं है उसका वैल्यू हमें निकालना है। अभी देखो यहाँ पे PQR लिखा है, PQR लिखा है, बट हर बार PQR नहीं, कभी ABCD XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, तो इसलिए ये फार्मूला याद नहीं करना है। आप P/S Q/R इस तरह से याद रखेंगे तो फिर हम गड़बड़ा जाएंगे, तो इस तरह से ध्यान में नहीं रखना है। आपको क्या करना है, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना है, जहाँ पे दो कनेक्शन लगे, ऊपर का पार्ट ऊपर और नीचे का पार्ट क्या कर देना है नीचे में, मतलब उसको रेशो में लिखना है, इस तरह से आपको याद रखना है। तो इसको इक्वेट करना है, ये डिवाइड वाली टर्म इधर जाएगा तो क्या होता है मल्टीप्लाई, अभी बेसिक आपको मैथमेटिक्स आने को ना, तो क्या हो जाएगा हमारा, फिर ये फार्मूले को रीअरेंज करेंगे तो ये हो गया R इक्वल्स टू, ये 300 अपने जगह पे, ये 15 नीचे में डिनोमिनेटर में, तो इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया 15, और डिवाइडेड बाय ये ऊपर है तो इधर जाएंगे तो क्या होंगे डिवाइड में जाएगा तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 500। अगर काटने की बात करेंगे 2 0 काट देंगे और ये 5 से क्या करेंगे यहाँ पे 15 में डिवाइड डालेंगे तो 3 बार डिवीजन होता है, तो हमारे पास बचा है 3 × 3 बचा है, मतलब कितना हो गया 9 ओम हो गया। तो 9 वाला आंसर अगर देखते हो तो कहाँ पे हमारा B पे, तो इसलिए आंसर भी क्या रहेगा हमारा B रहेगा। इस तरह से आसानी से आप सॉल्व करते हो, जैसे जैसे क्वेश्चन दिखेंगे ना आपको वैसे वैसे आपका क्लियर होते जाएगा, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R2, अभी R2 का वैल्यू निकालना है, अभी आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे 8 ओम लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देखिए R2 का, ये R2 है, और यहाँ पे 3 ओम लिखा है, ठीक है, ये वैल्यू है क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, हमने बड़े में लिख दिया आपके लिए। तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस निकालना है R2 का। अगर आप डायग्राम अच्छे से देखते हो तो आपको यह समझ में आएगा कि तीनों भी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है, मतलब समांतर में कनेक्ट है। तो समांतर यहाँ पे लिखा भी है, समांतर परिपथ में R2 का मान निकालना है आपको, जो सेकंड वाला रेजिस्टेंस है ये वाला, इसका क्या करना है आपको वैल्यू निकालना है। तो तीनों भी जब पैरेलल या तो समांतर में होते हैं तो सबका वोल्टेज क्या होता है सेम होता है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 24 वोल्ट का हमें क्या देखे वोल्टेज देखे, तो वोल्टेज क्या होता है सभी का सेम होता है, करंट सबका अलग होता है। तो यहाँ पे करंट भी देखे, करंट देखे हमें 15 एम्पियर का, कितना देखे हमें 15 एम्पियर का करंट देखे। तो आपको R2 निकालना है, क्या निकालना है R2। अभी आसानी से हम, मतलब देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करने के ना कई सारे तरीके होते हैं, बट हम कोशिश करेंगे कि हम आसानी से लॉजिक से हम मतलब सॉल्व करें और कम से कम फार्मूला की यूज कर सके, इसका हम कोशिश करेंगे। तो देखिए अभी अगर आपको ये रेजिस्टेंस निकालना है, अगर ओम्स लॉ, देखो दो फार्मूले हमेशा जिंदगी में ध्यान में रखना है आपको। पावर का एक फार्मूला, मतलब पावर का फार्मूला क्या होता है P = VI होता है, और ओम्स लॉ का फार्मूला क्या होता है V = IR, और जो रेजिस्टेंस का अपना बेसिक फार्मूला होता है ये यही से निकलता है, R का फार्मूला R = V/I होता है। बस ये दो फार्मूले ना ज्यादातर ध्यान में रखना है आपको, क्यों तो इनकी जरूरत है ना बार बार पड़ती है, हमें बार बार जरूरत पड़ती है, तो इन्हीं का यूज करके हम बहुत कुछ सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो देखेंगे तो ये वाला जो फार्मूला है जो हमारा ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ के हिसाब से अगर R का फार्मूला अगर इक्वेट करते हो ओम्स लॉ से तो क्या होगा R = V/I होता है। तो हमें आप अगर देखते हो तो इसका है ना वोल्टेज पता है हमें, क्यों तो सबका वोल्टेज सेम रहने वाला ना पैरेलल में, उसके कारण तो वोल्टेज तो इसका पता है हमें 24 वोल्ट है, बट करंट का वैल्यू इसका पता नहीं। अगर हम इसका करंट ढूंढ पाए, जैसे यहाँ पे I2 लिखा है, अगर हम ये करंट ढूंढ पाए ना तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं इस फार्मूले में पुट करके, मतलब ये जो ओम्स लॉ का फार्मूला है उसमें पुट करके हम फट से R का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो भी हमारा R2 है, ठीक है। तो अभी इसको फाइंड करने के अभी कई सारे तरीके, अभी रेजिस्टेंस मतलब कंबाइन कर दो, फिर वोल्टेज डिवीजन करंट डिवीजन फार्मूला लगाओ, ये वो सर्कस करके बहुत सारा ये हो जाता है, बट हम उतना सर्कस नहीं बताएंगे आपको, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से बताएंगे। तो देखिए कैसे, तो यहां से 15 एम्पियर करंट जा रहा और ये I1 जो है यहाँ पे, तो इसमें से कितना करंट जा रहा है फाइंड कर सकते हैं ओम्स लॉ के बदौलत। कैसे फाइंड करते हैं, देखो I1 का अगर देखेंगे तो अपना ओम्स लॉ क्या कहता है, I के लिए फार्मूला क्या बनता है V/R बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो वोल्टेज हमें पता है इसका, इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज है, इसके अक्रॉस में 24 वोल्ट है, देखेंगे 24 वोल्ट है, तो ये हो गया 24 और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 8 है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि करंट कितना होगा 8 × 24, ठीक है, ये हो गया 3 एम्पियर। मतलब इसमें से जो करंट जाने वाला है वो 3 एम्पियर जाने वाला है। अब इसका तो करंट पता नहीं, निकाल भी नहीं सकते क्यों तो रेजिस्टेंस पता नहीं है। उसके बाद नीचे में अगर आते हैं हम I3 की अगर बात करते हैं तो I3 के लिए भी फार्मूला क्या हो जाएगा सेम इसी तरह से, मतलब क्या हो जाएगा I3 = वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, वही, ठीक है। बट 3 की बात करेंगे तो 3 का वोल्टेज तो सेम रहेगा क्यों तो पैरेलल में, तो ये होगा 24 और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना देखे, ये इसका रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, तो ये कितना हो जाएगा
कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 या 24 मतलब 8 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 एम्पियर। तो इसका भी वैल्यू पता चल गया हमें, 8 एम्पियर आ गया। तो अभी कुल मिला के हमारा करंट कितना है, 15 एम्पियर है। मतलब टोटल करंट की बात करेंगे तो टोटल करंट कितना है, 15 एम्पियर है, ठीक है। और अभी हमें कितना करंट मिला है, यहाँ पे मिला है और 3 और यहाँ पे मिला है 8। तो आपको पता है कि 3 और 8 मिला के कितना होता है, 11 होता है। तो 15 में से अगर 11 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 4 एम्पियर का करंट बचेगा। मतलब इसका मतलब यह होता है कि इसमें से जो करंट जाने वाला है वो कितना जाने वाला है, 4 एम्पियर का करंट जाने वाला है। तो हमें तो यही पता करना था कि इसमें से कितना करंट जाने वाला। अगर आपको पता चल गया 4 एम्पियर करंट जाने वाला है तो आप आई की जगह अगर 4 एम्पियर पुट कर देते हो तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4। तो इतना इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 24/4 है। तो 4 5 20 6 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब हमारा रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। कैसे पता किया हमने, सिर्फ हमें आई का वैल्यू पता चाहिए था करंट का, तो करंट हमने निकाल दिया आसानी से। तो आपको अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है तो क्यों, तो 2 4 5 स्टेप थी ना, तो आपको इसको रिवाइंड करके देख लेना, समझ जाएगा, बिल्कुल आसान है, ठीक है। और एक बार लगे तो हम रिवाइज करा देते हैं कि हमें क्या करना है, R2 निकालना है। तो R2 निकालने के लिए हमारे पास ओम्स लॉ है, बट हमें करंट नहीं पता है इस ब्रांच में से करंट कितना जा रहा है। अगर करंट दिया होता तो फट से चुटकी में निकाल दिए होते। तो उसके लिए हमने क्या किया, आसान तरीके से हम कोशिश किए कि इस ब्रांच का भी करंट निकाले, इस ब्रांच का भी करंट निकाले। और आपको पता है कि टोटल करंट यहाँ तक KCL के हिसाब से यहाँ तक 15 अगर जा रहा है तो मतलब 3 इधर जा रहा है और 8 इधर जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है इधर कितना जाएगा, दूसरी वाले ब्रांच में 4 जाएगा। तो 4 यहाँ पे जाएगा करंट, तो फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, तो वोल्टेज कितना है 24 और करंट कितना है 4। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा लगभग आंसर कितना आता है, 6 आता है। और 6 देखेंगे तो कहाँ पे है, सी पे। तो इसका आंसर भी क्या रहेगा, सी रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26। तो देखेंगे सेम, पिछली बार भी सेम टू सेम क्वेश्चन हुआ था कि 2 रेजिस्टेंस देखे और तीसरा और ये समांतर में। ये कैसे, यहाँ पे लिखा नहीं है, पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था कि R3 का प्रतिरोध का मान निकालना है आपको, जो वैल्यू है उसका R3 निकालना है। ये R3 है, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। और अगर आप देखेंगे डायग्राम में तो आपको ये पता चलेगा कि ये तीनों भी क्या है, बिल्कुल पैरेलल में कनेक्ट है। कैसे कनेक्ट है, पैरेलल यानी कि समांतर में कनेक्ट है। तो कैलकुलेशन बड़ा आसान है। देखो पिछली बार हमें टाइम लगा बताने को, अभी फट से बता सकते हैं। तो देखिए टोटल और 24 है, यानी कि सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज क्या रहेगा, 24 रहेगा। तो यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस है इसका अगर हमें वैल्यू निकालना है तो इसका वैल्यू जो भी है क्या, R3 लिखा है, कुछ भी है, तो इसका वोल्टेज डिवाइडेड बाय हमें करंट लिखना पड़ेगा, करंट बताना पड़ेगा इसमें से जो भी है करंट, ठीक है। तो यहाँ का तो वोल्टेज बता सकते हैं, सबका वोल्टेज 24 है, बट यहाँ का करंट पता नहीं है। तो हम यहाँ का भी करंट पता लगा सकते हैं और ये I1 का भी करंट पता लगा सकते हैं। तो इसके आधार पर हम I3 का भी करंट निकाल सकते हैं। कैसे, ओम्स लॉ क्या कहता है हमारा, अगर ये I1 निकालना है तो ओम्स लॉ कहता है V/R कर दो, तो ये R1 रहेगा। तो क्या होगा, V कितना है अपना 24 वोल्ट है, क्यों, तो सबका वोल्टेज सेम रहेगा। और R1 का रेजिस्टेंस कितना है, 4 है। हमने यहाँ पे लिख दिया, बराबर नहीं दिख रहा था करके। तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 4 मतलब 6 से डिवाइड हो जाएगा, 7 और 24, ठीक है। 6 से डिवाइड हो जाएगा, दिया होगा जाएगा 6 एम्पियर। I1 का करंट निकल गया। उसके बाद I2 के करंट की बात करेंगे तो I2 इक्वल्स टू यही हो जाएगा, V/R2 हो जाएगा। वोल्टेज तो आपका 24 है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है इसका, 6 है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 12 मतलब ये 4 आ जाएगा। 4 बार डिवाइड होगा, 24 डिवाइडेड बाय 6 कितना आएगा, 4। तो ये हो गया 4। तो अभी आप देखेंगे तो दोनों का टोटल कितना हो रहा है, दोनों का टोटल हो रहा है 10 एम्पियर। और हमारे ब्रांच में कितना जा रहा है, 12। तो 12 में से अगर हम 10 निकाल देंगे तो हमारे पास बचा 2 एम्पियर। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये वाले ब्रांच में से 2 एम्पियर करंट जा रहा है। जैसे हमें पता चल गया कि इसमें से 2 एम्पियर करंट जा रहा है तीसरे रेजिस्टेंस, तो फट से हम निकाल सकते हैं वोल्टेज कितना है हमारा, 24 है सबके लिए, डिवाइडेड बाय इसमें से करंट कितना जा रहा है, I3 जा रहा है 2 एम्पियर। कैसे निकाले, ये दोनों का कुल हमारा KCL है ना, उसके हिसाब से हम बता रहे हैं कि दोनों में अगर इसमें 10 जा रहा है और इसमें 4 जा रहा है, तो यहाँ पे जो भी बचा है, तो बचा मतलब 12 में से 10 गए तो कितने, 2 ही बचेंगे ना। तो ये I3 मतलब कितना होगा, 2 एम्पियर होगा। तो 2 एम्पियर यहाँ पे पुट कर दिए तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 12 ओम आ जाएगा, यानी कि 12 ओम। तो हमारा डी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। इस तरह से आप फट से देखो, अभी 1 मिनट भी नहीं लगा हमें कैलकुलेट करने के लिए, बट पिछली बार थोड़ा सा समय लगा क्यों, तो समझाना था हमें इसलिए, ठीक है। आगे में अगर देखते हैं तो व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टेंस R2। ये R2 का वैल्यू, यहाँ का रेजिस्टेंस का ड्रॉप निकाला, वोल्टेज का ड्रॉप निकालना। ये देखो, ये हो गया V1, ये हो गया V2, ये हो गया V3 और ये हो गया V4। अगर आप देखेंगे तो सर्किट कैसे है, हमें क्या करना है, श्रेणी प्रतिपथ है, यानी कि परिपथ है, यानी कि हमारा सीरीज सर्किट है। और सीरीज सर्किट में पता होगा कि करंट क्या होता है आपका, पूरे सर्किट में सेम यानी कि कांस्टेंट होता है, बट वोल्टेज क्या होता है, सभी के अक्रॉस में अलग अलग वोल्टेज होता है। क्यों, तो सर्किट कौन सी हमारी, सीरीज सर्किट है, ठीक है। तो इसमें जो R2 है इसके अक्रॉस का हमें वोल्टेज निकालना है, जो भी वोल्टेज है।
तो अभी इसको लॉजिक से भी निकाल सकते हैं और फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फार्मूले से जब निकालेंगे तो फार्मूला बोले तो थोड़ा सा परेशानी होता है ना, तो हम पहले आपको लॉजिक बता देते हैं। अभी ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उतना ही उसका वोल्टेज भी क्या रहेगा, उसके अक्रॉस में ज़्यादा ड्रॉप होगा। अगर 100 है और एक 200 है तो सिंपल सी बात है कि 200 का अक्रॉस का वोल्टेज क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा 100 के। मतलब सीधा सीधा हम ओम्स लॉ की बात करेंगे तो ओम्स लॉ हमारा V = IR है, बट ये अगर हमारा रेजिस्टेंस ये I और R है, अगर हमारा करंट सेम है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं वोल्टेज और करंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि वोल्टेज के ही रेशियो में हमारा रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होने वाला है। रेजिस्टेंस बढ़ा तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होता है, हमारा बढ़ता है। तो अभी देखेंगे तो देखो यहाँ पे वैल्यू देखिए, पहले का वैल्यू देखिए 100, दूसरे का वैल्यू देखिए 200, तीसरा का वैल्यू देखिए 300 और चौथा का वैल्यू देखिए 400। अगर आप अच्छे से देखते हो, ये हो गया R1, ये R2, ये हो गया R3 और ये हो गया R4। वैल्यू आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा बट हमने लिख दिया। तो आप यहाँ पे लॉजिक कैसे लगाना है, देखो ये 100 से क्या है 2 गुना है, 100 से क्या है 2 गुना, मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरे वाले रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाता है। ये इसको लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे कि ये 2 गुना है। वही हम तीसरे की बात करेंगे तो ये क्या है, ये हमारा 3 गुना है। चौथे की बात करेंगे तो इससे ये क्या है 4 गुना है। यानी कि कुल मिला के अगर हमारा वोल्टेज यहाँ पे 50 वोल्ट है, कितना है 50 वोल्ट, तो हमारा वोल्टेज भी क्या होगा, उसी रेशो में डिवाइड होगा, ठीक है। तो सिंपल सा अगर हम रेशो करेंगे तो एक एक ऑप्शन पकड़ के आपको देख लें 5, 10, 15, 20 जो भी है। तो पहले को क्या इतना ध्यान में रखना है कि ये चारों भी जो रहेंगे, मतलब V1 + V2 + V3 + V4, ये सबका टोटल कितना आने को ना 50 वोल्ट आने को ना, कितना आने को ना 50 वोल्ट। क्यों, तो ये सीरीज में वोल्टेज का क्या होता है, एडिशन होता है और सबका वोल्टेज अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये वोल्टेज का अगर रेशो करेंगे तो 50 को क्या करेंगे हम 4 बार डिवाइड करेंगे इस तरह से कि इसी तरह से मल्टीप्लाई होने को ना। समझो अगर हमने 5 कंसीडर कर लिया, समझो, ठीक है। आप ऐसे करते जा सकते हो, फटाफट मन के मन में कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं। देखो इसका फिर वोल्टेज कितना रहेगा, 2 गुना रेजिस्टेंस है तो ये भी 2 गुना अगर करते इसको, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे 10 आने को ना। तीसरे को अगर 3 गुना करते हो, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 3 करते हो तो यहाँ पे 15 आने को ना। चौथे को अगर मल्टीप्लाइड बाय 4 करते हो तो यहाँ पे कितना आने को ना 20 आने को ना। और इनकी अगर टोटल करते हो आप, टोटल कितना होगा 15 और 20 कितना होगा 35 + 10 45 + 5 कितना हो गया 50 वोल्ट हो गया। यानी कि हमने जो किया बिल्कुल सही है। तो इससे यह पता चलता है कि यहाँ का वोल्टेज कितना हो सकता है, 10 वोल्ट हो सकता है। कितना हो सकता है 10 वोल्ट। अभी ये लॉजिक वाला और कॉन्सेप्ट वाली बात थी, शॉर्टकट वो ट्रिक थी एक्चुअली। अगर आपको समझती है तो ठीक है, नहीं तो फार्मूला तो आपके पास जिंदाबाद ही है, ठीक है। तो फार्मूले मतलब ये 10 देखेंगे तो 10 का मतलब आंसर हमारा बी है। तो अभी देखिए, अभी दूसरा तरीका यानी कि फार्मूले वाला तरीका, तो ये वोल्टेज डिवीजन का फार्मूला यूज करके हम कर सकते हैं। देखेंगे तो जिसमें से निकालना है उसको फिलहाल के लिए अलग रख दो, और ये 1, 2 और 3, ये तीनों को क्या कर दो, जोड़ दो श्रेणी में। तो क्या हो जाएगा, तीनों का अगर रेजिस्टेंस हम कुल मिला के निकालते हैं तो कितना होगा, ये 100 मतलब ये 100 + 300 + 400, तो कितना हो जाएगा टोटल अगर निकालते हो तो ये हो जाएगा 400 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 400 ओम। और ये जिसमें से रेजिस्टेंस निकालना है ये R2, तो R2 का कितना है, ये 200 ओम है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन फार्मूला लगाना है। समझो कि ये R1 है और ये क्या हमारा R2 है। तो हमारा वोल्टेज डिवीजन फार्मूला क्या कहता है कि वोल्टेज डिवीजन फार्मूला कहता है कि टोटल वोल्टेज ले लो। टोटल वोल्टेज कितना है 50 वोल्ट है, तो ये 50 वोल्टेज लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाय, अभी जिसके अक्रॉस में वोल्टेज निकालना है यानी कि 200 के अक्रॉस में निकालना है तो यहाँ पे लिख दो 200, और डिवाइडेड बाय उस सर्किट में। देखो वोल्टेज डिवीजन सिर्फ सीरीज में लगता है, तो सर्किट में जो हमारे रेजिस्टेंस है वो उनका कुल लिख दो, टोटल लिख दो। यानी कि ये कितना है 400, तो ये हो गया हमारा 400 प्लस ये कितना है हमारा 200, तो यहाँ पे लिख देंगे 200। ये फार्मूला है, मतलब टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय जिसमें से वोल्टेज निकालना है वाला रेजिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो इसका कैलकुलेशन अगर करते हैं तो ये कितना होता है 50 × 200 और डिवाइडेड बाय 400 + 200 कितना होता है 600। तो डिवाइडेड बाय 600 अगर कर देंगे, देखो इसको 2 0 काट देंगे, इसके 2 0 कट गए। ये 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आता है 3 आता है, ठीक है। और 3 से अभी 50 को डिवाइड करेंगे तो कितना होता है 3 नहीं, यहाँ पे गलत हो गया, 4 कितना हो गया बराबर है ना, ये 200 नहीं, ये टोटल हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो इसलिए आंसर हमारा आज ज़्यादा हो रहा है। कितना इनका टोटल कितना है, देखो ये 100 + 300 कितना हो गया 400, और 400 + 400 कितना होता है 800 होता है। ये हो गया 800 हम, ठीक है। इस तरह से एग्जाम में भी गलती हो जाती है, ठीक है। तो ये 800 है, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 800 + 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 800 + 200, तो कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो गया हमारा 1000 आ जाएगा नीचे। 800 और 200 कितना होता है 1000। तो इसके 2 0 काट देंगे
तो 2 जीरो काटेंगे तो 200 के भी 2 जीरो कट गए, और ये 50 का भी काट देंगे तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा है, नीचे में 1 बचा है तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर में क्या बचा है 5 × 2 बचा है, यानी कि कितना बचा है 10 बचा है। तो 10 वोल्ट क्या रहेगा, ये जो हमारा इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है V2 का, ये V2 का वोल्टेज कितना रहेगा 10 वोल्ट, यानी कि आंसर क्या रहेगा हमारा बी रहेगा। देखो इस तरह से निकाला तभी भी हमारा 10 वोल्ट आया था, इस तरह से निकाला तभी भी क्या है 10 वोल्ट आया। इस तरह से आप आसानी से क्या कर सकते हो, न्यूमेरिकल के कैलकुलेशन कर सकते हो। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास को रोक देंगे और बाकी का इसके बाद वाले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना, और आपके मन में कोई डाउट है, आपका कोई सवाल है, तो आपका कोई सजेशन है, तो आपको क्या करना है कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, और इसके बाद वाला वीडियो अगर देखना है तो आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।